फर्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी है, उनकी बात करते हैं, उसके बाद में ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। फर्स्ट डे है बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए। पूरा कंप्लीट फ्री कोर्स होगा इस पर, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये शरीर की संरचना बनाती है और जितनी भी सारी क्रियाएं होती है वो सभी किसमें होती है, कोशिका के अंदर। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि पहली बार सबसे पहले कोशिका को किसने देखा। सबसे पहले कोशिका जो है उसकी खोज या उसको देखा किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब ये कोशिका कौन सी थी, जीवित थी या मृत थी, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। तुमको पूछा जाएगा कि सबसे पहले कोशिका को किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा। किस में देखा, कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा होता है उसमें देखा, कॉर्क में देखा। फिर पूछा जाएगा कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा। सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वान ल्यूवेनहॉक। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक सबसे पहले जीवित कोशिका को इसने देखा। तीसरा क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किसने की। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर एक फिर उसके बाद में कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं अपन। ये कोशिका सिद्धांत जो अपन पढ़ेंगे ना, ये आपको दिख रहा है, ये मॉडर्न नहीं है। इसके बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी आएगी, वो जो आज जो मानी जाती है वो मॉडर्न सेल थ्योरी है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत है। ये पहले कोशिका सिद्धांत आया था। ये एक इसका ड्रॉबैक था या इसका दोष था, वो मैं बता दूंगा कि भाई क्या कमी थी जो मॉडर्न थ्योरी आई। तो कोशिका सिद्धांत जो है ना, दो साइंटिस्टों ने मिलकर के दिया। सबसे पहला साइंटिस्ट उसने अपनी बात बोली 1838 के अंदर, नाम है मैथियस स्लाइडेन। ये जो साइंटिस्ट था ये था बोटेनिस्ट, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक था, पेड़ पौधों पर स्टडी करता था। तो पेड़ पौधों पर स्टडी करता था तो इसको बोटेनिस्ट बोला। नाम क्या है, मैथियस स्लाइडेन। अगर इसका स्लाइडेन भी याद है नाम तो काम हो जाएगा अपना, है ना। इसने बोला सेल थ्योरी के अंदर, इसने बात बोली कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जो पादपों में जो ये कोशिकाएं जो होती है ना जिनसे बनते हैं, ये क्या करते हैं, उत्तकों का निर्माण करते हैं। भाई क्या बोली इसने बात, पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं जो पादपों में उत्तकों का निर्माण करती है, इसने बात बोली। दूसरा साइंटिस्ट था 1839 के अंदर, उसने अपनी बात बोली। नाम है साइंटिस्ट का थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान जो है एक जूलॉजिस्ट है, जंतु वैज्ञानिक है। तो ये जंतुओं पे बात करेंगे। इन्होंने अपनी बात बोली कि भाई कोशिका के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे आजकल जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। और ये जो पतली परत है इससे बाहर पादप कोशिका के अंदर क्या मिलती है, कोशिका भित्ति मिलती है। तो आपको सभी को ध्यान होगा कि प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर सेल वॉल होती है। पादप कोशिका का विशेष गुण होता है कि उसमें कोशिका भित्ति मिलती है सबसे बाहर। इन दोनों को मिलाकर के श्वान ने अपनी परिकल्पना दी और उसी को क्या कहा जाता है, कोशिका सिद्धांत। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोशिका सिद्धांत का। ये बात याद रखनी है आपको कि दोनों बातों को मिलाकर श्वान ने अपनी परिकल्पना दी। उसने बोला कि पादप और जंतुओं का जो शरीर है ना, वो कोशिकाओं व उनके उत्पादों से मिलकर बनता है। पादप और जंतुओं का जो शरीर है वो कोशिका व उनके उत्पादों से मिलकर बनता है। यही क्या है, कोशिका सिद्धांत। आपको दिख रहा है ना ये पॉइंट, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। किसने प्रतिपादन किया, स्लाइडेन और श्वान ने। और ये परिकल्पना किसने बनाई, श्वान की परिकल्पना है ये सारी। इसका ड्रॉबैक ये था कि इस कोशिका सिद्धांत में ये बात नहीं की गई कि जो नई कोशिकाएं है ना उनका निर्माण कैसे होता है। इसी बात को पूरा करने के लिए आएगा आपके सामने मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जिसने ये भी प्रूव कर दिया कि जो नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनी है। जो अब अपन आगे देखेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी या आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जो साइंटिस्ट है रूडोल्फ विर्चो, उन्होंने दी है। अब मॉडर्न सेल थ्योरी देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया गया 1855 में। साइंटिस्ट है, नाम है उनका रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत या मॉडर्न सेल थ्योरी दी। इन्होंने दो ही बात बोली इनके अंदर, आधुनिक कोशिका सिद्धांत उसके अंदर दो बातें हैं। पहली बात है सभी जीव कोशिकाएं व उनके उत्पादों से बने होते हैं।
ये तो बात उन्होंने भी बोल दी, स्लाइडन और श्वान ने, कि जो पादप और जो जंतु होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पादों से बना होता है। ये तो कोई नई बात नहीं है ना। जो उनकी थ्योरी का ड्रॉबैक था वो इन्होंने पूरा किया। इन्होंने सेकंड पॉइंट दिया, इन्होंने बोली बात कि नई कोशिकाएं जो होती है ना उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और इन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये कि भाई ओमनी सेलुला ई सेलुला है, ये किसने कहा? तो नाम ध्यान रखना है साइंटिस्ट का, रुडोल्फ विर्चो। या फिर पूछा जा सकता है ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है? इसका मतलब है नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत यही है। इसके अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद में बात करने वाले हैं कि भाई कोशिकाओं के साइज़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं 11th में। तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले दे रखा है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ है, जो उसका शेप कितना होता है, साइज़ कितना होता है। उसका साइज़ होता है लगभग, उसकी लंबाई होती है 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे छोटी कोशिका है वैसे देखी जाए तो 0.3 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 मीटर, माइक्रोमीटर का मतलब ये है ना 10⁻⁻6 मीटर माइक्रोमीटर। तो उसके बाद में सेकंड पॉइंट है जीवाणु की जो कोशिकाएं होती है ना बैक्टीरिया की, उसकी जो साइज़ होती है वो लगभग 3 से 5 माइक्रोमीटर तक की होती है साइज़। सबसे बड़ी कोशिका जो है ना साइज में वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य की जो लाल रक्त कोशिका होती है ना उसका व्यास लगभग दे रखा है 7 माइक्रोमीटर व्यास दे रखा है। अब इसका एरिया तो बहुत बड़ा होगा, व्यास दे रखा है मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये दे रखी 7 माइक्रोमीटर व्यास। सबसे लंबी कोशिका जो होती है ना वो होती है तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल जिसको बोलते हैं। तो आपने ऐसी देखी होगी ये कोशिका, यही क्या है तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है ना सबसे पहला अपना कोशिकांग है राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर पूरी बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपन। राइबोसोम सबसे पहला कोशिकांग है, पहला सेल ऑर्गेनेल से सबसे छोटा कोशिकांग है। इसकी खोज जो है राइबोसोम की वो 1953 में साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज पैलेट, उन्होंने की। जॉर्ज पैलेट ने की इसलिए इनको पैलेट पार्टिकल या पैलेट कण भी बोलते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम होते क्या है, आरएनए और प्रोटीन जो है इन दोनों को मिलकर के बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों से मिलाकर के क्या बनता है राइबोसोम। दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो राइबोसोम बनाते हैं। उपस्थिति के आधार पर राइबोसोम जो है पहली बात तो झिल्ली रहित कोशिकांग है। झिल्ली रहित है तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिलेगा, यूकैरियोटिक में मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में वही तो मिलते हैं सेल ऑर्गेनेल जिनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, झिल्ली नहीं मिलती। तो राइबोसोम की झिल्ली नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक में भी मिलेगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं 70S प्रकार के, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S के भी होंगे और SCS दोनों प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ओनली 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं। S का मतलब क्या है, S एक यूनिट है। इस S का मतलब होता है श्वेटबर्ग, इकाई है, राइबोसोम की यूनिट है ये, श्वेटबर्ग बोलते हैं इसको। और ये बताती है राइबोसोम का आकार और घनत्व के बारे में बताती है। S का मतलब होता है श्वेटबर्ग। 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं उसकी 2 उप इकाइयाँ होती है, सब यूनिट होती है, एक तो छोटी उप इकाई और एक बड़ी उप इकाई। जो 70S प्रकार के राइबोसोम है उसकी बड़ी उप इकाई 50S से बनी होती है और छोटी उप इकाई 30S से मिलकर के बनी होती है। और SCS प्रकार के राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 60S प्रकार के राइबोसोम से और छोटी उप इकाई 40S प्रकार के राइबोसोम से मिलकर के बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में SCS प्रकार के राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मिलते हैं और 70S प्रकार के राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं, वो कोशिका द्रव्य। जब प्रोटीन का निर्माण होता है ना उस टाइम पे क्या होता है कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम है ना ये mRNA से आकर के बहुत सारे राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं आपस में, एक नहीं दो नहीं बहुत सारे राइबोसोम 70S प्रकार के आकर के जुड़ जाते हैं। ये जो प्रोसेस होती है ना, ये जो जुड़ रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉली राइबोसोम। पॉली मतलब बहुत सारे राइबोसोम आकर के जुड़े हैं किससे, mRNA से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं पॉली राइबोसोम। दूसरा नाम है पॉलीसोम भी बोलते हैं इसको, इर्गोसोम भी बोलते हैं, तीनों नाम है। तो आपको ध्यान रखना है पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, इर्गोसोम क्या होते हैं कि जब mRNA पर बहुत सारे 70S प्रकार के राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं, ऐसी जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, इर्गोसोम।
दूसरे कोशिकांग की बात करते हैं जिसको बोल रहे हैं अंतर्विष्ट पिंड। अपन 11th NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। दूसरा कोशिकांग अंतर्विष्ट पिंड। इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो फ्री पड़े रहते हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में फ्री पड़ी है और जो झिल्ली रहित है उनको क्या बोलते हैं, अंतर्विष्ट पिंड। जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, फॉस्फेट की कणिकाएँ, ग्लाइकोजन की कणिकाएँ, ये क्या हो फ्री पड़ी रहती है, इनके बाहर कोई भी झिल्ली नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलती है मेनली ये, तो इनको क्या बोलते हैं, अंतर्विष्ट पिंड। तीसरा कोशिकांग है अपना कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, जिसकी बात करने वाले हैं। पहली बात तो कोशिका झिल्ली जो है ये होती है चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य, ये जो है चयनात्मक पारगम्य का मतलब सिलेक्टेबल जो चीज़ें होती है उनको ही अपने से होकर गुजरने देती है, हर जिस चीज़ को गुजरने नहीं देती है। कोशिका झिल्ली जो है इसके बहुत सारे मॉडल दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मानते हैं जिस मॉडल को, या सबसे नया जो मॉडल है उसका नाम है तरल मोज़ेक मॉडल या तरल क्रमिक नमूना जिसको बोलते हैं। ये मॉडल जो है ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया, नाम है सिंगर और निकोलसन। इन्होंने ये मॉडल दिया 1972 के अंदर। 1972 में इन्होंने मॉडल दिया। इन्होंने कुछ बातें बोली इस मॉडल के अंदर। इन्होंने बोला कि जो कोशिका झिल्ली होती है उसके अंदर फास्फोलिपिड पाई जाती है। फास्फोलिपिड जो है कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। ये आपको दिख रहे होंगे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल को बड़ा करके दिखा रखा है मैंने। फास्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो ये आपको राउंड पार्ट दिख रहा है, ये है हेड। दूसरा पार्ट है पतला, यह है टेल। हेड पार्ट जो है ये ध्रुवीय सिरा होता है, ध्रुवीय है तो जलरागी सिरा बोलते हैं इसको। टेल पार्ट जो है ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बना होता है, ये अध्रुवीय भाग है और जल विरागी भाग है, वाटर से दूर भागता है ये पार्ट। और इनकी जो व्यवस्था होती है कोशिका झिल्ली के अंदर वो कुछ इस प्रकार से होती है। बाहर जो होते हैं वो होते हैं हेड और बीच में दोनों की टेल्स होती है। बीच में क्या होगी, इनकी टेल। तो जो जलरागी भाग जो है वो बाहर की ओर होता है, दोनों साइड बाहर की ओर, और जो बीच में होता है वो होता है जल विरागी भाग। कोशिका झिल्ली जो है उसके अंदर 2 परत पाई जाती है फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की। एक परत आपको ऐसी दिख रही है, इधर बहुत सारे फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल होंगे इधर। दूसरा ये इधर वाली परत जो दिख रही है फास्फोलिपिड की, तो एक फास्फोलिपिड की लेयर ये, दूसरे फास्फोलिपिड की लेयर ये, तो 2 फास्फोलिपिड की लेयर होती है। ये फास्फोलिपिड के जो अणु होते हैं इनका काम होता है मेन कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करना, स्मूथनेस देते हैं। ये क्यों देते हैं, क्या काम है तरलता? तरलता जो है वो आवश्यक होती है कोशिका विभाजन के लिए, सेल के ग्रोथ होने के लिए और एंडोसाइटोसिस के लिए। ये कुछ प्रोसेस होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस है, इनको आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं अपन, है ना, आपको याद रखना है। तीसरी बात बोली इन्होंने कि जो प्रोटीन जो होता है वो फास्फोलिपिड के बीच में क्या करता है, पार्श्वीय गति करता है। मतलब प्रोटीन ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, पार्श्व मूवमेंट करेगा ना। कैसी गति करेगा, पार्श्व गति। किसके बीच में, फास्फोलिपिड के अणुओं के बीच में। तो जितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी उतनी ज़्यादा प्रोटीन की क्या होगी, गति होगी। जितनी ज़्यादा स्मूथनेस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्रोटीन की गति होगी। और ये जो फास्फोलिपिड की जो झिल्ली है इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के अणु भी मिलते हैं। ये अणु क्या करते हैं, झिल्ली को दृढ़ता प्रदान करते हैं। जितने ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के अणु होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, टाइट होगी सेल मेम्ब्रेन, उतनी ज़्यादा क्या होगी, दृढ़ होगी। 2 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। सबसे पहले प्रोटीन है उनको बोलते हैं अंतर्वेशी प्रोटीन, दूसरे होते हैं परिधीय प्रोटीन। अंतर्वेशी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो कोशिका झिल्ली के अंदर धसे होंगे, यहाँ पर अंदर की ओर मिलेंगे, बिल्कुल अंदर धसे होंगे, उनको क्या बोलते हैं, झिल्ली में प्रोटीन या अंतर्वेशी प्रोटीन। दूसरा नाम इनका टनल प्रोटीन भी है, चैनल प्रोटीन भी है, ये भी बोलते हैं इनको। दूसरे टाइप के प्रोटीन होते हैं परिधीय प्रोटीन। ये कहाँ पर मिलते हैं, परिधि पर मिलते हैं। ये है ना सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर मिलेंगे, मतलब परिधि पर मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे ऊपर की ओर, बाहर मिलेंगे, ये अंदर धसे नहीं होंगे। ये कहाँ होते हैं, सतह पर होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम होता है कोशिकाओं की पहचान करना। जैसे
निषेचन के टाइम पे अंडाणु और शुक्राणु की कोशिकाएं आपस में निषेचित होती है तो पहले पहचान करती है वो पहचान किनकी सहायता से करती है? परिधीय प्रोटीन की सहायता से। तो इनका काम क्या होता है? पहचान करना, कोशिकाओं की पहचान में सहायता प्रदान करना। अब कोशिका झिल्ली जो है उसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अपन। तो आपको ये संरचना दिख रही होगी, ये संरचना है कोशिका झिल्ली की या सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, उसकी संरचना है। यहाँ पर आपको 2 स्तरीय फास्फोलिपिड की परत दिख रही होगी। ये एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल इस साइड अरेंज है और दूसरे फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स इस साइड अरेंज है। ये एक परत तो ये हो गई फास्फोलिपिड की मॉलिक्यूल्स की, दूसरी परत ये हो गई फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की। तो 2 स्तरीय फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स की परत होती है। इस परत के अंदर बीच में धसे होते हैं, जो प्रोटीन धसे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन्स। अंतर्वेशी प्रोटीन उनको बोलते हैं जो क्या करते हैं? धसे हुए होते हैं। कहाँ पर? कोशिका झिल्ली के अंदर धसे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, इन्हीं का नाम है। बाहर की ओर झिल्ली में बाहर की ओर जो प्रोटीन्स लगे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं? परिधीय प्रोटीन। तो आपको दिख रहे होंगे ये झिल्ली की सतह पर पाए जाते हैं, ये आपको दिख रहे हैं सतह पर पाए जाते हैं, बाहर की ओर पाए जाते हैं, अंदर धसे हुए नहीं है। इनका काम क्या होता है? कोशिकाओं की पहचान करना। अभी पहले बताया कोशिकाओं की पहचान करना इनका काम है। ये बीच में आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। इनका काम होता है कोशिका झिल्ली को दृढ़ता प्रदान करना, हार्डनेस देंगे ये किसको? कोशिका झिल्ली को या सेल मेम्ब्रेन को। तो अपनी यहाँ पर जाकर के सेल मेम्ब्रेन ख़त्म होती है। अगला कोशिकांग, चौथे नंबर का कोशिकांग, 4th कोशिकांग, उसकी बात करेंगे अब अपन। कोशिका भित्ति या सेल वॉल की बात करने वाले हैं। सेल वॉल या कोशिका भित्ति एक दृढ़ और निर्जीव आवरण होता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा है? नॉन लिविंग है, लेयर है और कैसी होती है? दृढ़ होती है। तो इसका वर्क क्या होगा? इसका कार्य, कुछ कार्य है इसके, जैसे रक्षा प्रदान करना, यांत्रिक सामर्थ्य मतलब दृढ़ता यांत्रिक सामर्थ्य से है ना, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, संक्रमण से रक्षा प्रदान करना, निश्चित आकार प्रदान करना। दृढ़ होती है, निश्चित आकार देगी, लचीली नहीं होगी, कठोर होगी। अवरोध प्रदान करना मतलब एरेगरों को अंदर नहीं आने देंगी, मॉलिक्यूल्स को, हर जिस मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देगी। आपसी कोशिकाओं से संपर्क स्थापित करना, सबसे बाहर है तो पास वाली कोशिकाओं से संपर्क भी तो यही बिठाएगी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपको याद रखना है, ग्लैक्टॉन्स की बनी होती है, मेनॉन्स की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और खनिज पदार्थों की। ये सब होते हैं ना। शैवाल की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाए जाते हैं? ग्लैक्टॉन्स, मेनॉन्स, सेलुलोज, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ में भी मुख्यतः कौन होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, हेमिसेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। मतलब सारी चीज़ें होती है उसमें, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, इनकी बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आपको ये भी याद रखना है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। नई कोशिकाएं जो होती है ना, जो नई बनी है, जो अपरिपक्व कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाएं जो होती है, जो अपरिपक्व कोशिकाएं मतलब नई कोशिकाएं तो आकार में छोटी होगी, उनको बड़ा आकार होना है। परिपक्व होते टाइम क्या होगा? उसका आकार भी बड़ा होगा। तो अगर कोशिका भित्ति कठोर हुई उनके अंदर तो वो आकार ही नहीं बढ़ा पाएगी। तो नई कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? लचीली और वृद्धि करने वाली होती है। मतलब उनमें क्षमता होती है कि वो वृद्धि कर सके। और इस प्रकार की जो कोशिका भित्ति होती है लचीली, वृद्धि करने वाली, उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक भित्ति। तो आपको ध्यान रखना, नई कोशिकाओं में कौन सी भित्ति मिलेगी? प्राथमिक भित्ति। और अगर ये परिपक्व हो गई बाद में तो उस भित्ति को ही क्या बोलने लगेंगे? वो कठोर हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, तो उस भित्ति को क्या बोलेंगे? द्वितीयक भित्ति। ये बात आपको याद रखनी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे मध्य पटलिका। मध्य पटलिका जो होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की, है ना। मध्य पटलिका किसकी बनी होगी? मध्य पटलिका ये बनी होती है कैल्शियम पैक्टेट की। कैल्शियम पैक्टेट
मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टाइड की। आपको ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है। और जो मध्य पटलिका होती है वो और कोशिका भित्ति, इनमें आडे तिरछे तंतु पाए जाते हैं। इन दोनों में क्या मिलते हैं? तंतु मिलते हैं। इनमें क्या मिलते हैं? आडे तिरछे तंतु। तंतु कैसे होते हैं? आडे तिरछे। आडे तिरछे तंतु मिलते हैं इनमें। ये तंतु एक क्या करते हैं कि ये आसपास की कोशिकाओं से संपर्क बनाते हैं, संपर्क बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। आसपास की कोशिकाओं के जीव द्रव्य को जोड़ने में, संपर्क स्थापित करने में, और कोशिका द्रव्य को मिक्स करते हैं। आसपास की कोशिका द्रव्य को मिलाने में, संपर्क स्थापित करने में ये आडे तिरछे तंतु काम आते हैं। इन्हीं को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किसको बोलते हैं? जीव द्रव्य। मध्य पटलिका और कोशिका भित्ति में आडे तिरछे जीव द्रव्य तंतु पाए जाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा।